फ्रेंड्स सेक्शन 9 हमने देखा था इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम यानी अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, टैक्सेबल टू ऑल वेदर ओआर आर एंड एनआर। अक्रूड तो मालूम पड़ जाता है कि अगर बिजनेस प्लेस इंडिया में तो अक्रूड इन इंडिया हो गया, इंडियन कंपनी तो अक्रूड इन इंडिया हो गया। लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड भी है, डीम्ड टू बी अक्रूड। डीम्ड यानी क्या? एक्चुअल में है नहीं, लेकिन सिचुएशन की वजह से मानना पड़ता है। एक्चुअली ऑन आउटसाइड इंडिया, एक्चुअली ऑन आउटसाइड इंडिया। लेकिन सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम जो नीचे चार्ट दिया हुआ है वहां पे हम क्या बोलते हैं? डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। क्या बोलेंगे? डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। तो सबसे पहले लेट मी सी, चार्ट स्टार्ट करो। आपको दिया हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकम अक्रूव हो रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वैसे आउटसाइड इंडिया है, वैसे इनकम आउटसाइड इंडिया अक्रूव हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहां से अक्रूव हुआ है? हो रहा है बिजनेस कनेक्शन इंडिया है, प्रॉपर्टी असेट्स है वो इंडिया में है, कैपिटल असेट्स है वो इंडिया में है। उसका मतलब एक्चुअल में हमारा इनकम अक्रूव इंडिया बाहर हो रहा है, लेकिन उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन इंडिया में है, असेट इंडिया में है, प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो डीम टू बी अक्रूड माना जाएगा। आप सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया कर रहे हो तो वो भी आपका डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। और दूसरी बात है, सैलरी पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रहा है। किसको कर रहा है? इंडियन सिटीजन को कर रहा है। सर्विस कहाँ प्रोवाइड करते हैं? सर्विस आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड करते हैं। अरे भाई, सर्विस आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड करते हो तो अक्रूड आउटसाइड होना चाहिए ना। अक्रूड आउटसाइड है, लेकिन डीम टू बी अक्रूड इंडिया है। डीम टू बी अक्रूड का मीनिंग क्या हुआ? डीम टू बी अक्रूड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रहा है, इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड कर रहा है, तो वो डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। इंडियन कंपनी रिलायंस है, वो इंडिया बाहर किसी को डिविडेंड पे कर रही है, तो वो भी आपका डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा, डीम टू बी अक्रूड माना जाएगा। अभी हमारा पॉइंट आ रहा है इंटरेस्ट। अभी 3 पॉइंट है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस। इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड टेक्निकल फीस, तीनों में सेम लॉजिक ही है। कीप कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पे इजीली समझने के लिए एक छोटा चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। लेट मी सी, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड टेक्निकल फीस। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्डिंग में थोड़ा टफ लगेगा, चार्ट से करेंगे तो इजी रहेगा। इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड टेक्निकल फीस 3 पार्ट में डिवाइड होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेट मी सी, ये हुआ आपका, ओके पीडीएफ है, लिख नहीं सकते। कीप कंटिन्यू। लेट मी सी, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड टेक्निकल फीस। वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है? पेएबल बाय, कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो टैक्सेबल। टैक्सेबल यानी डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया, डीम टू अक्रूड इन इंडिया। नॉट टैक्सेबल यानी नॉट डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रहा है, किसी को भी पे कर रहा है, वो देखने की जरूरत नहीं है। डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। अभी हमारा डीवीएस है ना, रेसिडेंट बंदा है, वो रेसिडेंट बंदा आइदर लोन ले रहा है और रॉयल्टी टेक्निकल फीस पे कर रहा है, इंडिया में यूज किया कोई भी पर्पस के लिए किया ना, तो टैक्सेबल। आउटसाइड इंडिया किया तो नॉट टैक्सेबल। नॉन रेसिडेंट है, समझ लो एक नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में किया है फॉर बिजनेस पर्पस। किस पर्पस के लिए किया है? बिजनेस और प्रोफेशन, तो टैक्सेबल। इन इंडिया
अदर देन बिजनेस और outside any purpose they are not taxable. ये चार्ट आप याद रखोगे तो इंटरेस्ट रॉयल्टी टेक्निकल फीस इजी हो जाएगा. इतना याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्रूड डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, रेसिडेंट है, बिजनेस में किसी भी पर्पस के लिए यूज किया है, बिजनेस और एनी अदर पर्पस डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया. नॉन रेसिडेंट है, ओनली बिजनेस इन इंडिया, देन डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया. वो आपको ख्याल रखना है, वही आपको चार्ट में भी बताया है. चार्ट में कैसे प्रेजेंट किया है, लेट वी सी. पहले नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट में क्या बोला है समझो, यहाँ पे बिजनेस पर्पस ही है, नीचे वही है, यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट लिया है, मनी बोरोड है, नीचे रॉयल्टी टेक्निकल फीस है, लेकिन ओनली बिजनेस पर्पस. अदर सोर्स यहाँ पे नहीं बोला, अदर इनकम के लिए नहीं बोला है. लेट वी सी नेक्स्ट. रेसिडेंट देखो, अभी रेसिडेंट में रिवर्स बताया, एक्सेप्शन करके बोला है आपको. तो रेसिडेंट में भी नीचे दिए गए सिचुएशन एक्सेप्शन है, इसीलिए यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, और यहाँ पे एनी सोर्स, यहाँ पे एनी सोर्स. इन शॉर्ट ये चार्ट इजी रहेगा कि इंडिया में यूज किया तो रेसिडेंट में टैक्सेबल, इंडिया में बिजनेस के लिए यूज किया तो नॉन रेसिडेंट में टैक्सेबल होगा. कीप कंटिन्यू. नेक्स्ट गिफ्ट का पॉइंट लास्ट में. 50,000 से ज्यादा का अमाउंट का रेसिडेंट बंदे ने यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेट असेसी को दिया है, नॉन रेसिडेंट को दिया है, 50,000 से ज्यादा दिया है, तो गिफ्ट में कवर होगा एंड टैक्सेबल होगा. नाउ लेट मी सी, यही चार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है. चार्ट क्लियर हो जाता है तो डिटेल तो आ ही जाती है. डीम टू बी अक्रूड कब बोलते हैं हम, एक्चुअल में आउटसाइड इंडिया मिला है, एक्चुअल में मिला है, अक्रूड हुआ है आउटसाइड इंडिया, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन यहाँ पे है, प्रॉपर्टी इंडिया में है, एंड सोर्स इंडिया में है, एंड असेट इंडिया में है. क्या क्या बोला आपको, कनेक्शन, प्रॉपर्टी, सोर्स, कैपिटल असेट्स, यह सब इंडिया में है, तो ऐसा बोलोगे डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया है, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया है. व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन. वैसे बिजनेस कनेक्शन में क्या होता है, आप नॉन रेसिडेंट हो, यहाँ पे परमानेंट एजेंट रखते हो, आपकी बीआर भी रखते हो, यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे गोडाउन है, यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे सब्सिडरी है, जो आपके लिए ही काम कर रहा है, तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है. बिजनेस कनेक्शन के लिए क्या बोला, एक्टिविटी है कैरिड आउट थ्रू पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट. नॉन रेसिडेंट के बिहाफ यहाँ कोई काम कर रहा है, तो ऐसा हम बोलेंगे कि यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन है. ऑथोरिटी आपने दिया है, मस्ट हैव द ऑथोरिटी, काम करने की ऑथोरिटी है. हैबिचुअली एक्सरसाइज, रेगुलर वही करता है, वैसे ही करता है, रेगुलरली वही कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, वही सब डिसीजन लेता है. आपके बिहाफ में यहाँ एक बंदा है, सब डिसीजन लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, और कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड किया जाता है, उसके ही प्रिंसिपल रोल, उसके ही डिसीजन से किया जाता है. रेसिडेंट बंदा प्रिंसिपल रोल अदा कर रहा है, प्रिंसिपल रोल के बाद वही कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है, तो ऐसा मानेंगे बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है. और कॉन्ट्रैक्ट कोई भी बात का हो सकता है, इन द नेम ऑफ नॉन रेसिडेंट ही काम करेगा वो. ऐसा बोलेगा मैं तो एक्स का एजेंट हूं, मैं तो वाई का एजेंट हूं, ऑन बिहाफ में काम कर रहा हूं, वो बोल देगा. कॉन्ट्रैक्ट किसका करेगा, ओनरशिप ट्रांसफर, किसी को राइट देना है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है, राइट टू यूज देना लेना है, यानी ओनरशिप और राइट, उसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ये बंदा कर रहा है. एंड सेकंड, आप नॉन रेसिडेंट है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सर्विस का भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ का रेसिडेंट बंदा करता है. यानी बोला क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करना. किसके कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करना, तो सबसे पहले आप नॉन रेसिडेंट के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, यूज ऑफ द प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. सर्विस है तो सर्विस को कब कितने में प्रोवाइड करेगा, प्रोविजन ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. इन शॉर्ट, नॉन रेसिडेंट के बिहाफ हैबिचुअली एक्सरसाइज्ड, ऑर्डिनरीली कोई बंदा या रेसिडेंट बंदा काम कर रहा है, तो डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा.
डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। देखो लेकिन यहाँ आपने अथॉरिटी नहीं दिया था, मैंने एक्स को बोला था लेकिन फुल अथॉरिटी नहीं दिया था, लेकिन स्टॉक यहाँ पे आप मेंटेन करते थे। मैं बोलता था परचेस कर लो, आप परचेस कर लेते थे। मैं बोलता था परचेस इंडिया में से करके जापान में भेज दो, आपका काम मैं बोलता था वैसे ही करना था। आपको कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड का पावर नहीं था, प्रिंसिपल रोल आपका नहीं था, लेकिन स्टॉक आप ही मेंटेन करते थे, रेगुलरली डिलीवरी आपके वहीं से ही होता था। तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया हो गया। हैबिचुअली वो ऑर्डर लेता है, देता है, सप्लाई करता है नॉन रेसिडेंट के बिहाफ, वो बोले तभी करता है, अपने आप कुछ नहीं करता है। अगले पॉइंट में हैबिचुअली एक्सरसाइज में कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूजन में उसके पास पावर था, यहाँ पे बोला उतना ही करना है, लेकिन स्टॉक पे कंट्रोल मेरा, स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट काम कर रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई भी नॉन रेसिडेंट का कनेक्शन है, नॉन रेसिडेंट कंट्रोल टू अनदर नॉन रेसिडेंट, अनदर कंट्रोल टू फर्स्ट, दोनों को थर्ड नॉन रेसिडेंट कर रहा है कंट्रोल, तो भी आपका बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ए है वो रेसिडेंट है, वो ए एक्स के भी आप काम कर रहा है, एक्स नॉन रेसिडेंट है, एक्स वाई को कंट्रोल कर रहा है, वाई एक्स को कंट्रोल कर रहा है, और इस दोनों को जेड कंट्रोल कर रहा है। ये तीनों में आपका बिजनेस कनेक्शन शुरू होगा। क्यों? ए रेसिडेंट है, ए ऑन बिहाफ ऑफ एक्स काम कर रहा है। लेट मी सी, ए क्या कर रहा है? ए कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एक्स काम, सिक्योर ऑर्डर फॉर मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट। मिस्टर एक्स क्या है? वो नॉन रेसिडेंट है। ए काम कर रहा है, मिस्टर एक्स से बिहाफ कर रहा है, मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट है, बिजनेस कनेक्शन डायरेक्टली एस्टेब्लिश हो गया, डायरेक्टली एस्टेब्लिश हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, एक्स कंट्रोल बाय वाई, वाई कंट्रोल बाय एक्स, कॉमनली बोथ कंट्रोल बाय जेड, तो इनडायरेक्ट कनेक्शन हो गया, इनडायरेक्ट कनेक्शन हो गया, इसीलिए एक्स वाई जेड तीनों का बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना जाएगा एक ही वजह से, इनडायरेक्ट कनेक्शन। फ्रेंड्स, एजेंट है, उसके बाद इंडिपेंडेंट स्टेटस है, वो सिर्फ नॉन रेसिडेंट के बिहाफ ही काम करता है ऐसा नहीं है, वो अपने आप हमारा काम भी कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको बिजनेस कनेक्शन नहीं बोल सकते। ये इंडिपेंडेंट एजेंट है, ऑर्डिनरी कोर्स में ही काम कर रहा है, नाम जो भी लो, ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट, अदर एजेंट, जो भी नाम लो, लेकिन नॉन रेसिडेंट का एक बंदा है, वो नॉन रेसिडेंट के बिहाफ भी काम कर रहा है और दूसरे के बिहाफ भी काम कर रहा है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स में रूटीन वे में काम कर रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन नहीं है। और ब्रोकर, जनरल कमीशन, वो भी इंडिपेंडेंट कब माना जाएगा? जब नॉट मेनली ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट है। तो उसका मतलब कोई भी बंदा ए है, वो एक्स का बिजनेस कनेक्शन कब माना जाएगा? ए काम कर रहा है, मेनली ऑन बिहाफ ऑफ एक्स कर रहा है, यहाँ पे उल्टा बोला है, मेनली ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट काम नहीं करते हो तो आप इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है, सिर्फ उसके भी आप काम नहीं करते तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। उल्टा बोलो, आप सिर्फ उसके भी आप ही काम करते हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है तो बिजनेस कनेक्शन है। होली आपको उसके भी आप काम करना है, होली उसके भी आप काम करोगे तो ही कनेक्शन है, नहीं करते हैं तो कनेक्शन नहीं है। आपने आगे जो देखा ना, इंडिया में परमानेंट एक बंदा है, वो जो संभालता है, वो बंदा जो 1 2 3 आगे आपने देखा, वो जो काम यहाँ का संभालता है, उसका पोस्ट नेट इनकम ही टैक्सेबल हुआ है, वो जितना संभालता है। उसके अलावा आप डायरेक्ट काम भी करते हो, आप वो जगह से भी काम करते हो, इंडिया में से तो थोड़ा काम है। इंडिया का ये परमानेंट बंदा जितना काम संभालता है उतने काम का प्रोपोर्शनेट है, वो आपका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। नेक्स्ट थियरी कंसेप्ट, इकोनॉमिक प्रेजेंस। नॉन रेसिडेंट काम कर रहा है इंडिया में इकोनॉमिकली, यानी उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया माना जाएगा। इकोनॉमिक प्रेजेंस यानी क्या? लेट मी सी, डाउनलोड द डेटा इन सॉफ्टवेयर, वो कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। नॉन रेसिडेंट बंदा डेटा दे रहा है, गुड सर्विस दे रहा है, डाउनलोड इंडिया में हो रहा है, जिसका पेमेंट 2 करोड़ से ज्यादा है, तो बिजनेस कनेक्शन है, डीम्ड टू बी अप्रूव्ड है। यहाँ पे मिस्टर एक्स ने डेटा परचेस किया, इन्फॉर्मेशन परचेस किया, 2 करोड़ से ज्यादा पे किया और डाउनलोड इंडिया में किया, तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है।
बाहर का कोई बंदा एक्टिविटी चलाता है, इंटरेक्ट करता है, यूजर्स इन इंडिया है, यूजर्स इन इंडिया है। सिस्टेमेटिकली कंटिन्यूअसली बाहर से कोई बंदा नॉन रेसिडेंट है, वो यहाँ के बंदे को कंसल्ट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, और उसके ऐसे यूजर 3 लाख से ज्यादा है तो इकोनॉमिक प्रेजेंस है ऐसा माना जाएगा। डेटा डाउनलोड इन इंडिया मोर देन 2 करोड़, यूजर्स मोर देन 3 lakhs, तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया माना जाएगा। ऊपर दिए गए ट्रांजेक्शन है वो सिग्निफिकेंट है, ऑलवेज सिग्निफिकेंट है, एग्रीमेंट है या नहीं देखने की जरूरत नहीं है, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट बंदा है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, सर्विस कहाँ प्रोवाइड करता है, वो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में 2 करोड़ से ज्यादा एंड 3 लाख यूजर्स, ये 2 पॉइंट में कवर होगा। यहाँ पे प्लेस एग्रीमेंट वो कुछ रिलेवेंट नहीं है। बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड बाय रीजंस ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, बिजनेस कनेक्शन है वो आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाएगा। एट्रीब्यूटेबल टू द ट्रांजैक्शंस ए एंड बी, ऊपर जो बोला था ना 2 करोड़ रुपीस एंड 3 लाख यूजर्स, वो दोनों सिचुएशन में आपका इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाएगा, इसलिए डीम टू बी अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया ऐसा माना जाएगा। नीचे दिए गई सिचुएशन में आप बिजनेस कनेक्शन नहीं है, आप ऑल ऑपरेशन इंडिया में नहीं कर रहे, थोड़े यहाँ थोड़े बाहर कर रहे हो, तो ओनली सच पार्ट, इतना ही ऑपरेशन यहाँ जितना किया है ना उतना ही रीजनेबली आपको डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। ओनली सच पार्ट डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। सबसे पहले आप जब आगे देखोगे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस बोलते हो आप, तो आप यहाँ पे कुछ ऑपरेशन कर रहे हो, ऐसा कैसे कब माना जाएगा? आप यहाँ पे एडवर्टाइज दे रहे हो कस्टमर के जिसके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस इंडिया में लॉक हो रहा है, इंडिया के कस्टमर को ऑनलाइन आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, इंडिया के कस्टमर को आप डेटा दे रहे हो, ले रहे हो। इंडिया का कोई पर्सन है, उसको आपने कोई गुड्स सेल किया है, सर्विस प्रोवाइड किया है, ये तीनों सिचुएशन में ऑपरेशन इन इंडिया माना जाएगा। पहला एडवर्टाइजमेंट इन इंडिया है, सेकंड सेल ऑफ डेटा इन इंडिया है, थर्ड गुड सर्विस सेल इन इंडिया है। उसमें से जितना इनकम जनरेट होगा उतना प्रपोर्शनेट इंडिया के बेस का प्रपोर्शनेट आपको डीम टू बी अक्रूड ड्यू टू बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। एक्सपोर्ट के लिए आप परचेस कर रहे हो, सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर एक्सपोर्ट कन्फाइंड टू परचेस ऑफ गुड्स, तो वो आपका नो इनकम डीम टू बी अक्रूड। आपका रेगुलर काम नहीं है, एजेंट नहीं रखा है, सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स मांगा आपने, तो वो डीम टू बी अक्रूड नहीं है। न्यूज एंड व्यूज, आप कोई भी मैगजीन में, टीवी में, कहीं पे भी कुछ डेटा पब्लिश करने के लिए, जर्नल में डेटा पब्लिश करने के लिए आप इंडिया से कुछ कलेक्ट करोगे तो उसकी वजह से ऐसा नहीं माना जाएगा कि अक्रूड इन अराइज इन इंडिया है। न्यूज व्यूज मैगजीन में देने के लिए इंडिया में से डेटा लिया तो अक्रूड इन इंडिया नहीं मानना है। सिनेमाटोग्राफ, मूवी यहाँ पे आपने शूट किया हुआ है तो शूटिंग ऑफ द मूवी है, तो एट दैट टाइम भी आपको शूटिंग ऑफ द मूवी नॉट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, नॉट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। एक्सेप्ट कब इंडिया बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा? सबसे पहले वो नॉन रेसिडेंट है, वो इंडिविजुअल है एंड इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है। सेकंड पार्टनरशिप फॉर्म है, उसका कोई पार्टनर इंडियन सिटीजन नहीं है, कंपनी उसका कोई शेयर होल्डर है इंडियन सिटीजन नहीं है, ये इंडियन सिटीजन नहीं है, तो ही आपको शूटिंग एंड सिनेमाटोग्राफ नॉट कनेक्शन इन इंडिया माना जाएगा। उसका एक भी पार्टनर, उसका एक भी शेयर होल्डर, वो दो पार्टनर तो वो अपने आप है, वो इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए। इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए तो ये साहब बोल सकते हो कि सिनेमा का शूटिंग यहाँ पे हुआ है, उसका बिजनेस कनेक्शन नहीं है। आप SNZ स्पेसिफाइड नोटिफाइड जोन में कुछ अपने रफ डायमंड है वो डिस्प्ले कर रहे हो, रफ डायमंड आप जो डिस्प्ले कर रहे हो वो अनकट है, अनएसोर्टेड है, तो वो डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया नहीं माना जाएगा, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। प्रॉपर्टी है, असेट्स है, वो इंडिया में है, वेदर मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, तो डीम टू बी अक्रूड है, वो अक्रूड है ऐसा माना जाएगा। मशीनरी इन इंडिया है, इंडियन कंपनी है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, आउटसाइड इंडिया से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा।
Now capital asset situation in India with the movable, immovable, tangible, intangible, अगर प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कहीं पे भी है, कंसिडरेशन कहीं पे भी पे किया है, लेकिन सिचुएटेड इन इंडिया है कैपिटल एसेट्स, तो आपको बिजनेस कनेक्शन यानी अक्रूड इन इंडिया मानना है। थ्रू सेल मीन एंड इंक्लूड, यानी डीम्ड में अभी और कुछ है तो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, तो डीम टू बी अक्रू कब माना जाएगा? सिचुएटेड इन इंडिया है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका इंटरेस्ट और शेयर आपको मिल रहा है एंड सब्सटेंशियली एसेट लोकेटेड इन इंडिया है, तो आपको डीम टू बी अक्रूड माना जाएगा। तो फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है आपको, वो नॉट डीम टू बी अक्रूड। फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो नॉट डीम टू बी अक्रूड माना जाएगा। अभी आगे हमने देखा था सैलरी इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करी है तो डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। एक बार जॉब करने के बाद आपको लीव सैलरी मिल रहा है, आपको पेंशन मिल रहा है, तो ओरिजिनल जॉब जहाँ पे प्रोवाइड की थी वहीं पे डीम टू बी अक्रूड माना जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कोई सर्विस रेंडर करता है, उसको पेमेंट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में डीम टू बी अक्रूड माना जाएगा। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रहा है तो अलाउंसेस एंड परक्यूरी 10(7) में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अलाउंसेस एंड परक्यूरी 10(7) में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये बंदा है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट के बिहाफ काम कर रहा है, और ट्रांसफर केस में वो आया हुआ है, उससे पहले कभी इंडिया में विजिट नहीं किया था, इसीलिए सबसे पहले देखो ये आर है, लेट वी सी केस स्टडी आर है या एनआर है, कितने दिन के लिए यहाँ था वो देखना पड़ेगा। पहले 31 मार्च 22 में पहली बार आया है, उसके बाद पूरा साल यहाँ पे था, 365 डेज यहाँ पे था। लेट वी सी विजिट डेट बोला है कि वे भी इतने दिन के लिए विजिट करने के लिए आया था, विजिट डेट बोला है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज AY 22 हेलो फिनेंशियल ईयर 22-23 AY 23-24 में इंडिया में था ही नहीं, तो वो नॉन रेजिडेंट आया ही 31 मार्च के बाद था। इनकम ऑफ एग्रीकल्चर इन नेपाल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल is not chargeable because it is received in Nepal। आउटसाइड इंडिया आपको मिला है, आउटसाइड इंडिया आपको मिला है। यहाँ पे डेविड नॉन रेसिडेंट है, डेविड नॉन रेसिडेंट है, तभी भी आपको इंडियन इनकम तो टैक्सेबल करना ही है। दैट मींस डेविड इज ए नॉन रेसिडेंट, डेविड इज ए नॉन रेसिडेंट। कब आया है, कौन से ईयर का है, एक बार रिवाइज कर लो। रिसीव्ड द इनकम 22-23, आया ही कब है, 31 मार्च को, 21-22 में तो था ही नहीं। Did not visit India any time during the previous year 22-23। ओके सॉरी, लीव है यहाँ पे, लेफ्ट इंडिया है, एक वर्ड का इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट इंडिया है। ये लेफ्ट इंडिया कर रहा है तो आपको 22-23 में 0 डेज था, 22-23 में 0 डेज था। लेट मी सी एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो सिर्फ आपका इंडियन इनकम टैक्सेबल होगा, अक्रूड इन इंडिया सैलरी एंड 1 लाख है वो अदर सोर्सेज का इंटरेस्ट, दो ही चीज आपके लिए टैक्सेबल होगी। यहाँ पे 1 लाख, ये तो एग्जाम पे 1017, ये भी OR में टैक्सेबल होगा, फॉरेन इनकम है, ये भी फॉरेन इनकम है, OR में टैक्सेबल होगा। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ, आगे की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।